फाइन। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के फीचर्स और वो कैसे लर्निंग को हर्डल करते हैं, मुश्किल करते हैं, इसको भी देखना है। लर्निंग क्या होती है सर? मतलब रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ अगर कुछ स्किल सीख रहे हैं तो एक टाइम आएगा कि आप उस स्किल को मास्टर कर लेंगे। बट अगर आपने वो चीज़ मास्टर कर ली, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने उस चीज़ को छोड़ दिया तो ऐसा ऐसा वो चीज़ जो आपने सीखी वो आपको भूल जाए। तो रिलेटिवली का ये मतलब है कि परमानेंट चेंज, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। आपने कुछ चीज़ लर्निंग। दो चीजें हैं इसमें आज के टॉपिक में। वन इज ASD फीचर्स, और सेकंड इज लर्निंग। वी गो सिस्टमैटिकली। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, as we discussed yesterday। उसको कुछ सलाहियतें दी हैं जो दूसरी मखलूकात से बेहतर है, अफजल बनाया उसको इंसान को। उसको दिमाग दिया है, उस दिमाग में सिस्टम बनाया है चीज़ों को सीखने का एक नेचुरल वे के अंदर। वो लर्निंग कैसे होती है? दिस व्हाट इज द लर्निंग साइंस विच इलैबोरेट्स दैट कि एक चीज का सीखना कैसे होता है। ह्यूमन ब्रेन की बेशुमार फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं, सलाहियतें हैं। उसमें से चंद एक हम बात करते हैं। वन इज कि जो चीज रिपीटेडली होती है वो उसकी मेमोरी में चली जाती है। जब हम एक चीज याद करनी होती है, हम बार बार पढ़ते हैं, हम बार बार करते हैं, हम बार बार देखते हैं, तो इनका चेहरा मेरे उसमें सेव हो जाएगा मेमोरी में कि ये चेहरा, इसका नाम ये और ये फलानी, ये चेहरा, इसका नाम ये और ये फलाना, मेमोराइज हो गया। क्यों हुआ? बार बार दे रहे। कहीं पे एक दफा देखा तो शायद ना हो, बार बार देखना है, रेपिटेशन इज रिक्वायर्ड। सूरत याद करनी है आपने, हिफ्ज करना है, आप बार बार पढ़ते हैं, याद करते हैं। सवाल याद करना है, आप बार बार करते हैं, तो वो मेमोरी में चल जाता है। हाफजे में हमारे में जो चीज़ है वो तब जाती है जब वो रिपीटेडली होती है। दूसरा फंक्शन उसका जो अल्लाह ताला ने इसमें दिया, इसमें इमिटेशन स्किल रखी, कॉपी करना। वो जो देखता है उसको कॉपी कर लेता है। देखने से मुराद उसकी अटेंशन देना है। जब वो उसको तवज्जो देगा तो वो उसको कॉपी करने की सलाहियत रखता है नेचुरल वे के अंदर। छोटा बच्चा जो होता है वो चीज़ों को देखता है, कैसे हो रहा है, कैसे कर रहे हैं, वो उसी को कॉपी करता है। वो सुनता है, जो बोलते हैं उसी को कॉपी कर लेता है। तो एक सलाहियत उसकी इमिटेशन की जो वो नेचुरल होती है, इंसान के जहन में लगा रहती है। सेंसेस का बड़ा रोल है। सेंसेस क्या करते हैं? सेंसेस के थ्रू भी तो आप लर्न करते हैं ना, जैसे टच के आपने कोई गर्म चीज टच किया, आपको हुआ कि ये गर्म है, दोबारा आप उसको आपने लर्न कर लिया कि ये गर्म है, तो आपने ध्यान से टच करेंगे। ठंडी चीज जैसे होगी, इस तरह से डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं, जैसे सैंड होगी, इस चीज को आप फिर लर्न ऐसे करते हैं। डिफरेंट सेंसेस के थ्रू हमें पता डिफरेंशिएशन का पता चलता है कि ये चीज दूसरी चीज से कैसे डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्वीट चीज़ है तो उसके सेंस के थ्रू, टंग के थ्रू हमें पता चल जाता है कि ये स्वीट है या सॉर है। और इस तरह अगर सूंघने में आ जाए ना, जैसे बदबू या खुशबू, उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फाइन, दैट्स ऑल, थैंक्स। सेंसेस बेसिकली इंफॉर्मेशन कैरियर्स होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं आपके ब्रेन को। ह्यूमन ब्रेन सेंसेस 5, कुछ देखता है वो इंफॉर्मेशन ब्रेन को जाती है, कुछ सूंघता है वो इंफॉर्मेशन ब्रेन को जाती है, कुछ चखता है वो इंफॉर्मेशन ब्रेन को जाती है, कुछ टच करता है वो उसको जाती है। कौन सा रह गया?
स्मेल करता है, सूंघता है। तो 5 सेंसेस उसके जो है, जो एक्सपीरियंस करते हैं वो ब्रेन को इंफॉर्मेशन देती है। वो पैदा होता है, आंखें खोलता है, उसको नजर आता है, आवाज आती है, टच को महसूस करता है, स्मेल कर सकता है, टेस्ट कर सकता है। अब वो माँ को देखता है, वो इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाती है, फिर देखता है, फिर रिपीटेडली देखता है, तो वो क्या करता है, इसकी मेमोरी में आ जाता है। बार बार देखने से उसको पता लग जाता है कि ये फिगर डिफरेंट फिगर से कुछ मुख्तलिफ है, जो बार बार सामने आती है। दूध पीता है, उसका जायका आता है, दूध का रंग फीडर नजर आता है, बार बार होता है, वो उसकी मेमोरी में फिर सेव हो जाता है। जो इंफॉर्मेशन ये सेंसेस हमारे ब्रेन को देते हैं, वो उनमें से जो चीजें बार बार होती हैं, रिपीट होती हैं, वो मेमोरी में सेव हो जाती है, लर्न हो जाती है। और तो ये सेंसेस के जरिए इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, ब्रेन को देते हैं। अब ब्रेन जो है उसको कर लेता है। इमिटेशन की स्किल जो दूसरी हमने बात की, वो इमिटेशन की स्किल उसको क्या करती है कि लर्न करने में मुख्तलिफ चीजों को हेल्प करती है, और वो उसकी मेमोरी में चल जाते हैं। वो रैटल लेता है, रैटल कहीं पे ऐसे हिला के किसी ने दिखाया, छोटे बच्चा, या उसने खुद कहीं हिल गया, उसमें एक आवाज आई, वो आवाज सुनेगा, ब्रेन में जाएगी मेमोरी, अब कोई स्टिमुलेट हुई, वो बार बार उसको करेगा, बार बार करेगा, उसका एक प्रोसेसिंग समझ आ जाएगी कि इसको हिलाने से वो आवाज आती है, क्योंकि उसने लर्न कर लिया, बार बार एक्सपीरियंस किया, उसने मूवमेंट हुई, मोटर स्किल्स की, आवाज आई, ऑडिटरी सेंस के जरिए ब्रेन में गई, लिंक बन गया कि इसको हिलाओ ऐसे ऐसे तो आवाज आएगी। लेटर स्टेज पे किसी ने उसको कहा कि शेक, दिस इज शेकिंग, अब उसका वो लिंक जो पहले बना हुआ था देखने और सुनने से, अब वो उसको वर्ड भी एक ऐड हो गया कि दिस इज शेकिंग। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट का फेज चलता रहता है, इस तरह से आगे चीजें डेवलप होती रहती है। दिस ऑल इज लर्निंग, ये नेचुरल लर्निंग है, इसमें कुछ हमें सिखाना नहीं पड़ता, वो इन्वायरमेंट से सीखता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में उसके सेंसेस बेशुमार इंफॉर्मेशन देख रहे होते हैं। ये कलर, ये शेप, ये आवाज, ये टेस्ट, ये टच, इसका टच, डिफरेंट आवाजें, चीजें, कलर्स, शेप्स, ये उसको सुनने देखने को मिल रही होती है, एक्सपीरियंस कर रहा होता है, टेस्ट डिफरेंट कर रहा होता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। अब उसमें से जो चीजें बार बार होती रहती हैं, वो उसको मेमोरी में सेव हो जाती है, वो लर्निंग में आ जाती है। ठीक है जी, फाइन। तो ये लर्निंग का प्रोसीजर डे 1 से स्टार्ट हो जाता है, और ये ब्रेन में कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप कर रहा होता है, प्रोसेसिंग समझ आती है। वो खिलौनों, उसका इंटरेक्शन किससे होता है? टॉयज, मटेरियल जो सराउंडिंग में उसको मिलता है, अपना बेब है, फीडर है, पिलो है, या टॉयज जो उसको मिलते हैं, फिर ह्यूमन इंटरेक्शन उसको मिलता है, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, आया गया, बाहर जाता है, अंदर आता है, ये सारा एनवायरनमेंट जो है वो उसको सीखने में मदद दे रहा होता है। प्रोसेसिंग, कॉग्निटिव स्किल्स उसकी बड़ी होती है। इसके साथ साथ फिर वो इमिटेशन में आहिस्ता आहिस्ता स्पीच डेवलप करता है। पहले अब बैबलिंग वाली स्टेज आती है, अपनी आवाज कहीं निकली, उसको सुना, उसको कॉपी किया, इमिटेट किया, अब वो बार बार निकालता रहता है। उससे उसके ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं स्पीच के लिए जो रिक्वायर्ड है, ब्लोइंग आ जाती है, ये सारी चीज़ें, ये राउंडिंग ऑफ लिप्स और ये सारी आवाज़ें निकालते निकालते वो अपनी ये ऑर्गन्स डेवलप कर लेता है। फिर वो एक बच्चे को देखें, उसके वर्ड्स कौन से होते हैं इनिशियल, वो अल्फाज होते हैं जो उसने ज़्यादा सुने होते हैं, मामा बाबा, बेबी, कार, दूधू, दे दो, ले लो, ये वर्ड्स रिपीटेडली सुनता है, उसको कॉपी करता है, वहां से वो स्टार्ट लेता है बोलना, स्पीच आ जाती है। इनिशियल स्टेज पे उसको भूख लगती है, पेट में तकलीफ होती है, अर्ज होती है, नीड होती है, नेचुरल, वो रोता है, बिलखता है, वो रोता है, माँ उसके रोने को बर्दाश्त नहीं करती, आती है, उसको दूध दे देती है, वो सेटिस्फाई हो जाता है। जब अगली दफा फिर भूख लगती है, फिर रोता है, माँ फिर यही करती है। जब ये रिपीटेडली होता है, ही लर्न्स कि इस दर्द को कम करने का तरीका क्या है, रोना।
वो क्राइंग कम्युनिकेशन में चला जाता है। Whenever he needs something, he learns it. He has to cry. वो रोना शुरू कर देता है, उसको वो चीज़ मिल जाती है। वही प्रोसीजर आगे जाके उसने ये लेना है, उसको नहीं मिलता तो वो रोना शुरू कर देता है, वो टॉय मिल जाता है उसको, जो भी हो। जो जो उसकी डेवलपमेंट होती है नेचुरल वे के अंदर, उसमें स्पीच आ जाती है, वोकैबुलरी बिल्ड होती रहती है उसकी। अब वो रोता नहीं है, अब उस कम्युनिकेशन के मेथड को वो क्राइंग से शिफ्ट करके वर्बल कम्युनिकेशन में ले आता है, बुलाता है मामा, दूधू, बाबा, कार दे दो, लेनी, जाना। ये अल्फाज टूटे फूटे होते हैं, क्लियर नहीं होते हैं, आर्टिकुलेटर्स उसके डेवलप हो रहे होते हैं, मूवमेंट्स प्लेसमेंट उसकी लर्न कर रहा होता है, प्रैक्टिस हो रही होती है। आहिस्ता आहिस्ता वो क्लैरिटी, इंटेलिजिबिलिटी ऑफ स्पीच जो है बढ़ जाती है। अब वो क्लियर बोलने लग जाता है, फिर वो वर्ड से फ्रेज, सेंटेंसेस और कन्वर्सेशन की तरफ मूव करता रहता है। तो दिस हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ जाती है, कॉग्निशन अलग अलग बढ़ रही होती है, मोटर स्किल्स उसकी बढ़ रही होती है, खिलौनों के साथ खेलता है। पहले वो पकड़ना उसको मुश्किल होता है, वो खिलौने जो हम जो छोटे बच्चे को देते हैं इन्फेंट को, वो बड़ी चीज़ होती है, उसको ऐसे मारता है, ऐसे हाथ मारता रहता है, चीज़ों को खेलता रहता है, उसकी मोटर स्किल्स डेवलप हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता वो फाइन की तरफ आता है, बारीक खिलौने चेंज होते रहते हैं। अब वो उसको हम और खिलौने ऐसे दे देते हैं जिसमें उसने ग्रिप करना है, किसी को फाइनली उसको प्लेस करना है। मोटर स्किल्स उसकी डेवलप होती रहती है, फाइन, ग्रॉस, सारी। क्रॉलिंग करता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, इधर कुछ करता है, चीज़ बॉल आगे जाता है, उसको अप्रोच करने की कोशिश करता है। मोटर स्किल्स उसकी ग्रॉस सारी डेवलप हो रही होती है। Eventually this helps him in standing and walking and running phases उसके आते रहते हैं, तो वो उसकी मोटर स्किल्स का एरिया बनता जाता है। बैलेंसिंग, वेस्टिबुलर एरिया उसका डेवलप होता रहता है। इस प्रोसेस के अंदर वो एरर भी करता है, गिरता भी है, कभी कुछ एक दफ़ा पकड़ने के लिए उसको 4 दफ़ा अटेम्प्ट करनी पड़ती है। He improves upon that thing over the time। और एक एज तक ये चीज़ें उसकी इतनी डेवलप कर जाती हैं कि अब उसको बेस उसकी बन जाती है, बुनियाद उसकी बन जाती है, फाउंडेशन उसकी बन जाती है लर्निंग की। अब उसको सिखाना आसान होता है। अब जब हम उसको कहते हैं न्यूटन का ये लॉ ये है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, उसको समझ आ जाता है, क्योंकि उसका प्रोसेस एक लंबा पीछे गुजरा होता है अंडरस्टैंडिंग का, कॉग्निशन का। उसका आवाज़ का मतलब क्या होता है वो उसने सीखा होता है कि आवाज़ को ट्रांसलेट ब्रेन करना शुरू कर देता है, प्रोसेसिंग उसको समझ आ जाती है। वो छोटे छोटे कामों से, मोटसरी से स्टार्ट होता है, आगे सोच होता है। बेसिक्स उसकी जो लर्निंग है फाउंडेशन की, ये 3 to 5 ईयर्स में कंप्लीट हो जाती है ब्रेन में मुकम्मल। अब उसको एनवायरनमेंट जो मिलता है वो उस एनवायरनमेंट के मुताबिक डेवलप करना शुरू कर देता है। लर्निंग फर्दर स्किल्स लाइफ में उसकी आती रहती है। स्कूल भेजते हैं तो वो ABC 1 2 3 प्लस माइनस ये चीज़ें सीख लेता है। मदरसे में भेजते हैं तो कारी साहब या हाफिज साहब बन जाते हैं। वर्कशॉप में भेजेंगे तो मैकेनिक बन जाएगा, वेल्डर बन जाएगा। जो माहौल उसको मिलता है, अब वो माहौल उसको ये चीज़ें बेस उसकी बन गई, उसको लर्निंग का पता लग गया कि कैसे लर्न करना है चीज़ों को, फाउंडेशन। अब ये स्टिमुलेशन जो देता है अपनी मर्जी के मुताबिक माहौल से जो रिक्वायर्ड होता है, वो माहौल उसको नेचुरल वे में स्टिमुलेट कर रहा है, वो आगे से आगे चीज़ें डेवलप करता रहे। दिस इज ऑल लर्निंग प्रोसेस एंड इट रिमेन्स कंटिन्यूड टिल स्टार्ट डे 1 से हुआ, बिल्कुल छोटे लेवल पे हुआ, आहिस्ता 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 बढ़ती गई चीज़ें और लाइफ स्किल्स की तरफ, प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स की तरफ चली। उसने कपड़े पहनना सीख लिया, उसने खाना खाना सीख लिया, उसने बात करना, कम्युनिकेट करना, सोशलाइज करना सीख लिया। ये एक प्रोसेस जो जो उसको इन्वॉल्वमेंट उसकी होती है इन सराउंडिंग एनवायरनमेंट, इन चीज़ों के साथ, तो वो आगे से आगे बढ़ता रहता है। वॉट कुछ वो चीज़ इसमें समझ ना आई है बड़ी सादा साइंस। अब डॉक्टरी जुबान में डेवलप उसमें क्या, साइकोलॉजी में क्या कहते हैं, वो बैकग्राउंड में चीज़ें डीप हो जाती है। दिस व्हाट आई अंडरस्टैंड व्हाट द लर्निंग इज, एक आसान अल्फाज में जो मैं एक्सप्लेन करूँ। इस लर्निंग एनवायरनमेंट में जब कभी नेचुरल वे से चीज़ें हटती हैं तो लर्निंग में प्रॉब्लम आ जाता है। अगर आप उसके साथ बच्चे को आइसोलेट माहौल मिला जिसमें अकेला होता है, अब उसका कुछ एरिया अफेक्ट हो जाएगा, सोशल इंटरेक्शन या सोशल बिहेवियर उसके लर्न शायद वो उतने अच्छे नहीं करेगा, बिकॉज ही वॉज कन्फाइंड टू लिमिटेड एनवायरनमेंट जहाँ पर उसको मौका ही नहीं मिला एक्सपीरियंस करने का।
अगर उसको टॉयज का इंटरेक्शन नहीं मिला तो उसकी वो स्किल्स जो उसके जरिए बननी थी वो भी मिस हो जाएंगी। तो एनवायरनमेंट अगर उसको उस तरह का फेवरेबल नहीं मिलेगा बच्चे को अर्ली पीरियड में, तो उसका इफेक्ट उसकी डेवलपमेंट पे जरूर आएगा। फिर एक अल्लाह ताला ने एक आईक्यू का सिस्टम रखा है, ब्रेन का हर एक का डिफरेंट, हर इंसान का मुख्तलिफ। उसमें बहुत सारी चीजें फैक्टर्स कर रहे थे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिस माहौल में वो वक्त गुजारा उसने कैसा था वो भी उसके आईक्यू में ऐड करता है, और नेचुरल डिफरेंस भी उसका होता है। तो ये चीजें फिर उसमें फर्क ले आती है वक्त के साथ, क्योंकि वो ग्रो अप करता है, उसकी परफॉर्मेंस में फर्क आ जाता है। बेशक वो एक ही घर में दो भाई हों, एक ही माहौल में हो, नेचुरल आईक्यू और एनवायरनमेंट का डिफरेंस उनको भी अफेक्ट करता है। वो दोनों बेशक ट्विन्स हो, इवन देन इट विल हैव डिफरेंस। ये वो चीजें हैं जो आगे जाके उसकी परफॉर्मेंस में फर्क डाल देती है। इस लर्निंग प्रोसेस के अंदर जब एक्सपोजर ऑफ स्क्रीन्स आता है तो उसमें भी लर्निंग इफेक्ट होती है। अर्ली पीरियड में स्क्रीन के बड़े एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, बड़ों पे भी होते हैं, छोटों पे ज्यादा होते हैं, क्योंकि अभी उनकी लर्निंग स्टेज होती है, अभी वो सीख रहे होते हैं, उनके ब्रेन में चीजें डेवलप हो रही होती है, उन्होंने सीखना होता है। स्क्रीन का रेगुलर एक्सपोजर जब मिलता है एक्सेसिवली अर्ली पीरियड में, उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं बच्चे की लाइफ पे, डेवलपमेंट पे? जो वो इन्वायरमेंट जी, डिस्टर्ब होती सोशल लाइफ, सोशल लाइफ डिस्टर्ब होती है वाई? क्योंकि रेपिटेटिवनेस, इंटरेक्शन नहीं होती। अगर है जी, इंटरेक्शन नहीं होती ना, उसका ह्यूमन इंटरेक्शन रिड्यूस हो गया, वो स्क्रीन पे टाइम ज्यादा गुजार रहा है, एक मशीन है, उससे बात नहीं कर रहा, वो उससे बात नहीं कर रही, तो उसकी सोशल लर्निंग, सोशल बिहेवियर, सोशल अंडरस्टैंडिंग वो अफेक्ट हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उसको, ये लर्निंग का प्रोसीजर जो हमने बात किया नेचुरल, उसके अंदर उसको मौका नहीं मिला, तो उसका अफेक्ट आएगा। व्हाट एल्स? वर्बल स्टिमिंग, वर्बल स्टिमिंग। और स्क्रीनिंग का स्क्रीन से क्या ताल्लुक? सर वो कार्टून और ये चीजें देखते हैं तो बार बार उनको बहुत ज्यादा एनर्जी बोलने की, है? मतलब वो सेंसिबल वर्ड्स नहीं बोलते, कुछ भी बोले। सर जैसे कि अगर हम अपनी बात करें, अगर हम फॉर एग्जाम्पल कोई सॉन्ग सुन रहे हैं तो वो हम लोग इतना सुन रहे हैं कि हम अगर कोई काम भी करें तो वो चीज़ हमारे माइंड में चलती है, उसके साथ हम उनको बनाना शुरू करते हैं। सेम प्रोसेस बच्चों का भी होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल वो कोई राइम सुन रहे हैं तो वो उसमें इतना इंटरेस्ट लेते हैं कि वो हर टाइम उनके माइंड में चलता है, फिर साथ वो उनका मतलब बोलना शुरू कर देते हैं कि इस तरह। सर इसमें ये भी कह सकते हैं रियलिटी कांटेक्ट उनका कम होता रहता है। ये चीज लिंक्ड है। स्टार्ट कैसे होती है, सीक्वेंस में इसमें आपको एक्सप्लेन करें। देखिए, इमिटेट करना नेचुरल है, हर बच्चा, नॉर्मल बच्चा इमिटेट करेगा, कॉपी करने की सलाहियत रखता है। जब स्क्रीन को एक्सेसिवली देखता है तो स्क्रीन के अंदर क्या चीजें होती हैं? कार्टून्स, राइम्स, कमर्शियल्स, एड जो चलते हैं, म्यूजिक, ये सारी चीजें एक पैटर्न पे रिपीटेडली सेम वे में होती हैं। सेम रिदम है, स्विश स्विश हर दफा उसी जगह पे आएगा, 20 दफा में रिपीट हो रहा है ना। म्यूजिक है तो एक ही चल रहा है। तो जब ये चीजें स्टिमुलेशन उसको मिलती है कॉन्टिन्यूसली, जिसमें वो रेपिटेशन देखता है, अब वो इमिटेट कर लेता है ब्रेन उसका, अब वो हर चीज को रिपीट करना चाहता है। फाइन, हर चीज को रिपीट करने से मुराद है उसको अच्छा या बुरे का नहीं पता, उसको रिपीट करेगा। टॉयज के इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन में नेचुरल वे के अंदर उसकी राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट उसका बनता है, उसको प्रोसेसिंग समझ आती है। इस खिलौने के साथ खेलते हुए वो ये सीखेगा कि वो यहां पे इसको डालना चाहता है ऐसे, इस डायरेक्शन में, तो ये नहीं डलेगा unless somebody tells him do it this way or somebody demonstrates it ऐसे। वो देखेगा, कॉपी करेगा, वो सही करेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो जितनी देर इसको ऐसे करेगा वो फिक्स नहीं होगा। इसमें दो काम होंगे, एक उसकी टॉलरेंस बढ़ेगी, बर्दाश्त, वो जो चाह रहा है वो नहीं हो रहा,
वो चाह रहा है लग जाए, वो नहीं लग रहा, तो ही हैज टू टॉलरेट, तो टॉलरेंस उसकी बढ़ेगी थोड़ी। अच्छा, दूसरा क्या होगा उसमें, जब वो ऐसे लगाएगा तो उसको समझ आएगी कि दिस वे इट इज राइट एंड दिस वे इट इज रॉन्ग। ठीक है, ये छोटे पजल्स जब होते हैं तो कैट को डॉग की जगह पे लगाने की कोशिश करता है वो बच्चा, वो नहीं लगता, तो सेम लर्निंग इज एक्सपीरियंस देयर, राइट एंड रॉन्ग। ये राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट बहुत छोटी एज में डेवलप हो जाता है, फिर फर्दर फिर वो एनहेंस होता रहता है, मुख्तलिफ चीजों में जनरलाइज होता रहता है उसको राइट एंड रॉन्ग का। जब ये लर्निंग एज से 3-4 साल 5 साल की एज से बच्चा निकल जाता है, अब जब हम उसको कहते हैं बेटा हिट नहीं करना, बुरी बात, दिस इज बैड, नाउ ही कैन अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस मीन। लेकिन अगर उसने ये एक्सपीरियंस नहीं किया, हम उसको कहें बेटा मारते नहीं, थूकते नहीं, मिट्टी नहीं खाते, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड। उसका फाउंडेशन बेस ही उसकी नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग उसकी नहीं बनी। तो दिस इंटरेक्शन नेचुरल वे में जो उसका है वो राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट सिखाता है। जो रेपुटेशन में जब बच्चा चला जाता है, स्क्रीन पे आ जाता है, उसने इंटरेक्शन ऑफ टॉय या ह्यूमन बीइंग के साथ जब उसको मौका कम मिला, उसका राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट बना ही नहीं। हर छोटा बच्चा चीज मुंह में डालता है, जो बड़ा होता है वो छोड़ देता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट के साथ साथ। जो रेपिटेटिवनेस जिसमें आ जाती है वो माउथिंग करता रहेगा, उसको हम नहीं रोक सकेंगे, वो रिपीट करता है। वो स्टिमिंग की बात आपने की थी, वहां से मैंने ये बात स्टार्ट की है। स्टिमिंग जब स्क्रीन को देखता है तो कॉन्टिन्यूसली उसके कान में आवाज आ रही है, बोल रहा है, कुछ हो रहा है, कॉन्टिन्यूस आवाज आ रही है। रेपिटेटिवनेस जब उसके अंदर आ गई तो उसका इफेक्ट क्या हुआ कि उसके कान हर वक्त सुनना चाहते हैं। अब जब आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन से हट गया है, अब वो खुद बोलना शुरू कर देता है, टू जस्ट टू मीट द नीड, इसलिए वो स्टिमिंग की तरफ चल जाता है। ठीक है, फाइन। तो एक उसमें रेपिटेटिवनेस जो आई, इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं आगे। स्क्रीन के एक्सपोजर की बात हम कर रहे हैं, स्क्रीन में हर चीज मूविंग होती है, स्टैटिक नहीं होती है। राइम्स, कार्टून सब में उसकी आंखें मुसलसल जब उसको घंटों देखती हैं तो उसकी आंखें आदी हो जाती हैं रेपिटेटिवनेस की वजह से चीजों को हरकत में देखने के लिए। अब वो हरकत देखना चाहता है, स्क्रीन से हट भी जाए तो वो देखेगा ये रुकी है, वो इधर से उधर जाएगा, चीजें चलती हुई इधर को जाती नजर आएंगी, छलांगे लगाएगा, ऊपर नीचे को मूव करती नजर आएगी। उसकी नीड भी यही थी, वो देखना चाहता था हरकत। अब वो क्या करेगा, इधर से उधर भागता रहेगा, छलांगे मारता रहेगा, उसमें आ जाएगी हाइपर एक्टिविटी। और वो जितना ज्यादा इसको करता रहेगा तो वो चीजें उसकी स्ट्रेंथन होती जाएगी, क्योंकि रिपीट करने से चीजें मेमोरी में सेव होती जाती हैं, पक्की हो जाती हैं आदत के तौर पर। भाई और क्या इफेक्ट होता है इसकी, इस हाथ का स्पीच के लिए हो जाती है, वाई, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हुई। जैसे कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं ना, कि हम देखते हैं कि मदर बहुत बिजी है, फादर जॉब पे, तो पूरा टाइम मोबाइल यूज़ करते रहते हैं। अब ऐसा भी होता है कि वो बच्चे 3 से 4 साल के हो जाते हैं, वो कोई वर्ड्स नहीं बोलते, वाई, क्योंकि वो कार्टून्स देखते रहते हैं, उनका ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है, उनको पता नहीं है कि इंसानों से किस तरह हमने बात करनी है, हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम, ये छोटी छोटी इनिशिएट करते हैं, इनिशिएशन उनको नहीं है। पूरी लाइन पढ़ देते हैं सर राइम्स और अच्छा, इसमें ये भी होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो बेबी लैंग्वेज भी सीख लेते हैं अगर तो उनकी स्पीच आ जाती है, बट जो नॉर्मल बच्चा जिस तरह स्टार्ट करता है स्पीच लेता है, वो वैसे स्टार्ट नहीं कर सकते, इनिशिएट नहीं कर सकते। सर क्योंकि उन्होंने वो चीज़ सुनी होती है, राइम्स और पोइम सुनी होती है, जो नॉर्मल कम्युनिकेशन वो सुनते नहीं होते, उसके उनका फोकस नहीं होता, अटेंशन नहीं होती, उसी चीज़ के ऊपर अटेंशन होती है, वो लर्न करते हैं। अब बेसिक कम्युनिकेशन वो सीखते नहीं है ना, सुनते नहीं है, और जैसे वो कम्युनिकेशन की भी आगे बात रही है, वो सीखेंगे नहीं तो फिर कैसे बोलेंगे। सर एक ये भी चीज़ होती है कि अगर एक बच्चा फॉर एग्जाम्पल कार्टून देख रहा है, वो रेपिटेटिवनेस उसके अंदर इतनी आ गई, तो वो इसलिए भी शायद नहीं बोल पा रहा कि उसका ब्रेन और कान हर टाइम सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। गुड। स्क्रीन के साथ इंटरेक्शन में हमारे 2 सेंसेस इस्तेमाल होते हैं आउट ऑफ दीस। वन इज सेंस ऑफ साइट, देखना, ऑडिटरी सेंस, सुनना। जो सुनने वाला सेंस है, ऑडिटरी सेंस हमारा, उसको जो स्टिमुलेशन मिल रही है, आवाज जो वहां से जो आ रही है, वेव्स ऑन द बस राउंड एंड राउंड जो आ रहा है,
उसका मतलब क्या है? अभी उसकी लैंग्वेज अपनी बच्चे की डेवलप नहीं हुई है, वो अभी उस एज में है जिसमें कि लैंग्वेज बिल्डिंग उसकी उस लेवल पे नहीं आई है। तो वो जो आवाज उसको आ रही है वो उसके इस सेंस को इंप्रूव नहीं कर रही, बल्कि सिर्फ रिपीटेडली सुन रहा है, तो लर्निंग नहीं हो रही ऑडिटरी सेंस में। देखना जो है वो स्टिमुलेशन उसको मिलती है, वो उसको देखता है, वो देखता है कि जिसने वो चीज लेनी है वो तो चल के जाता है, तो वो चीज उसको मिल जाती है, वो इसको भी पिक कर लेता है। अब वो क्या करता है कि उसको जब वो चीज चाहिए वो कहता है कोई उधर चल के जाए और मुझे वो मिल जाए, क्योंकि उसने लर्न यही किया ना। जब कोई नहीं जाता तो वो आता है, हमारा हाथ पकड़ता है, खींचता है उस चीज की तरफ, या उस चीज को उठा के हमारे पास ले आता है कि मुझे दो। तो ये वो क्या कर रहा है, ये वो पैटर्न जो उसने वहां पे देखा वो कॉपी कर लिया कम्युनिकेशन का, उसको रिपीट कर रहा है। उसने लर्न यही किया कि दिस इज द वे टू कम्युनिकेट, टेक समबडी शुड मूव दैट साइड टू दैट थिंग व्हिच ही वांट्स। दूसरी चीज इसमें ये होती है कि स्क्रीन के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो हम बात उससे नहीं करते, हम देखते और सुनते हैं ना। अब वो क्या कहता है कि वो इस पैटर्न को भी कॉपी कर लेता है, इमिटेट करना तो नेचुरल है। जब घंटों उस पर गुजारता है तो वो इस पैटर्न को भी कॉपी कर लेता है ब्रेन उसका। वो कहता है मेरा बोलना जरूरी नहीं है। अब वो बोलता अगर पहले हो भी तो ग्रेजुअली रिड्यूस कर देता है और नॉन वर्बल पे चल जाता है। और अगर वो पहले से ही नहीं बोलता था तो फिर वो ना बोलने को रिपीट करता है, रेपिटेशन तो आ गई उसके ब्रेन में, वो ना बोलने को रिपीट करता है और स्पीच डेवलपमेंट नहीं होती। एग्री? समझ आई इसकी? Yes, sir. तो या स्पीच डेवलप नहीं होगी, या स्पीच डेवलप होगी तो डिफरेंट पैटर्न पे होगी, नीड बेस्ड होगी, जरूरत जब एक चीज की है सिर्फ उस वक्त बोलेगा, या रेपिटेटिव होगी, बार बार बोलता रहेगा, या ओकेजनल होगी, ऐसे रैंडम कभी बोल दिया। ऑर्गन्स का मसला नहीं है, इसका ब्रेन फंक्शन कर रहा है, बोल सकता है, राइम पूरी जो पढ़ रहा है तो वो तो आर्टिफिशियल काम कर रहे हैं उसके, वो एक रेपिटेटिव वे के अंदर कर रहा है, नॉट सेंसिबली, नॉट विद अंडरस्टैंडिंग। तो स्पीच इफेक्ट हो गई उसकी, उसका कम्युनिकेशन इफेक्ट हो गया। ये मैं अपनी एब्रिविएशन लिख रहा हूं जस्ट टू सेव द स्पेस। सेंसेस दो इस्तेमाल हुए, बाकी सेंसेस ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं हो रहे, तो सेंसरी इम्बैलेंस भी उसमें आ गया। बाकी सेंसेस को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही लर्न करने की, टच में क्या क्या होता है तो सीख ही नहीं, ब्रेन को इंफॉर्मेशन ही नहीं आ रही। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल उसको कुछ चीज टच करे, ऐसे खींचेगा पीछे, उसने एक्सपीरियंस ही नहीं किया। डिफरेंट बच्चों को अगर आप रिलेट करें ना तो सेंसरी इम्बैलेंस आपको नजर आएगा। सेंसरी इशू नेचुरल वे में जो होता है वो हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपर सेंसिटिविटी वो शुरू से ही होती है। ये सेंसरी इम्बैलेंस ग्रेजुअली आता है। जो कानों पे हाथ रख देते हैं, ऐसे हेयर कट कराने बैठाते हैं तो सीजर पास आती है, ट्रिमर चलता है तो उनको प्रॉब्लम हो जाता है। वो क्यों होता है? रेपिटेटिवनेस की वजह से, क्योंकि वो आवाज उसने ज्यादा सुनी नहीं, वो टच उसने महसूस ही नहीं किया ज्यादा, तो वो उसको डिस्टर्ब करेगा बिकॉज ही इज रेपिटेटिव इन नेचर इन बिहेवियर्स। तो ये उसके प्रॉब्लम्स बिहेवियर की तरफ चले जाएंगे। अब जब वो उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम होगा, उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कॉग्निशन स्किल्स उसकी नहीं डेवलप हुई है, उसमें बर्दाश्त टॉलरेंस भी नहीं है। टॉलरेंस क्यों खत्म होती है स्क्रीन से? क्या कोई लिंक है इसका? टॉलरेंस का स्क्रीन से कोई लिंक है? बर्दाश्त करने का, टॉलरेट करने का कोई लिंक स्क्रीन से नजर आता है, समझ आता है? क्योंकि उसको बार बार मिलता है ना, जो जब वो उनको जरूरत होती है ना, तो वो फिर ऐसे नहीं है कि अगर उनको मना करें ना कि मतलब स्क्रीन ना देखने से, तो कनेक्शन तो बन गया ना, तो वो क्राइंग आएगी कि मुझे देखना है। उसको अच्छा लगता है, वो जिद तो करेगा। लिंक क्या है इसका? व्हाई डज इट अफेक्ट टॉलरेंस? सिखाया नहीं ना किसी ने कि मतलब क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्क्रीन देखता है ना, तो किसी ने मना नहीं किया होता कि मतलब थोड़ी देर के लिए स्क्रीन देखना होता है या इस टाइम पे देखना होता है, कोई स्पेसिफिक टाइम रख के बच्चे को देखना। Anybody else? सर नीड सेटिस्फाई हो रही है।
इंस्टेंटली नीड सेटिस्फाई हो रही है। जैसे ही वो व्हील्स ऑन द बस का आइकन देखते हैं, प्रेस करते हैं, वो फौरन लग जाएगा, इमीडिएटली वही लगेगा, गलत नहीं लगेगा, उसमें फीड ही हुआ है। जैसे ही वो कुछ और लगाएगा वो फौरन लग जाएगा, उसकी बात फौरन पूरी हो रही है, बार बार हो रही है। घंटों बैठते हैं, घंटों यही होता रहता है, जैसे चाहता है वो हो जाता है, जैसे चाहता है वो हो जाता है। रिमोट से 3 नंबर प्रेस करता है तो बेबी टीवी अगर फीड को तो फौरन लग जाएगा। जब उसकी हर बात फौरन पूरी होती है, खिलौने के इंटरेक्शन में ये नहीं था, ये नहीं हो रहा था। वो चाहता था जल्दी लग जाए, चाहता था, इसलिए कोशिश कर रहा था ना, लेकिन वो जल्दी नहीं लग रहा था बिकॉज इट वॉज रॉन्ग। ये जितनी देर नहीं लगा उसमें उतनी देर टॉलरेंस बढ़ी, फिर अंडरस्टैंडिंग बढ़ी कि ये ऐसे लगता है, दोनों चीजें बढ़ी। वहां पे राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट नहीं है, जो दबाएंगे वही प्रोग्राम उसका फिट हुआ वो वही करेगा और फौरन करेगा। जब उसकी हर चीज फौरन पूरी होती रहती है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि वो आदी हो जाता है कि जो मैं चाहता हूं फौरन हो जाए। वो उधर जाना चाहता है, देर होगी, रोक रहे हैं, जा नहीं सकता, हर्डल है, ही विल गेट डिस्टर्ब। वो चाहता है ये ट्रिमर की आवाज ना सुनूं मैं, क्योंकि आम रूटीन में नहीं सुनता। वो जब आवाज आती है वो उसको डिस्टर्ब करेगी। जो चीज वो इधर बैठना चाहता है, इधर कोई और बैठा है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जो चाहता है वो जब नहीं मीट होगा तो उस पर उसको गुस्सा आएगा। दिस इज वेरी नेचुरल, हम सबको भी यही होता है। हमारी मर्जी के खिलाफ काम हो, वी गेट डिस्टर्ब, होता है ऐसा। अम्मा कहती नाश्ता करके जाओ, आप कह रहे मैंने नहीं करना, आपको गुस्सा आएगा बार बार जब कहेंगी। आपने गाड़ी में जाना है, गाड़ी पंक्चर हो गई, आपकी मर्जी पूरी नहीं हुई, आपको गुस्सा आएगा। बट आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, यू कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यू हैव द टॉलरेंस। अब आपका रिएक्शन उस तरह नहीं होगा, सेंसिबल रिएक्शन। आप टाइम चेंज करेंगे, अम्मा को कहेंगे अम्मा मैंने अभी नहीं खाना, मैं आगे उधर रास्ते में खा लूंगी, ये देर हो गई है मुझे, ये हो गया वो हो गया। तो यू हैव अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस, यू विल नॉट रिएक्ट लाइक दैट। उस बच्चे में जिसमें ये दो चीजें नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है और टॉलरेंस भी नहीं है, उसका रिएक्शन क्या होगा? उसको गुस्सा आएगा, तो गुस्से में क्या करता है? बाइटिंग करेगा, खुद को क्राइम होगी, खुद को हम रोने से शुरू होगा, रोना, फेंकना, काटना, मारना, थूकना, यूरिनेट कर देना, टू एनी एक्सटेंट ही विल डू दैट। वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है, दूसरे को भी पहुंचा सकता है, वो माहौल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब उसके अंदर क्या आ गए? बिहेवियरल इश्यूज आ गए। तो ये लर्निंग में जाने के बजाय स्क्रीन के इफेक्ट से ये 6-7 चीजें तो मैंने लिख दी है, ये सारी चीजें उसकी इफेक्ट हो गई। सोशलाइजेशन भी इफेक्ट हो गई ना, क्योंकि इंटरेक्शन का मौका ही नहीं मिल रहा उसको। बिल्कुल होगी, लर्निंग ही नहीं हो रही, उसकी कॉग्निशन ही, कॉग्निटिव स्किल्स उसकी कह रहे हैं, कॉग्निशन ओवरऑल, खाली मोटर नहीं, सारी ओवरऑल सारी अंडरस्टैंडिंग उसकी नहीं डेवलप हो रही। तो ये एडवर्स इफेक्ट्स है स्क्रीन के, जो कि अर्ली पीरियड में किसी बच्चे को जब एक्सपोजर मिलता है तो उससे ये डेवलप होते हैं। अब वो एक टिपिकल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट से डाइवर्ट हो गया। ये जो एक आम बच्चा था, अगर उसका ये डे 1 है, दिस इज नॉर्मल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, तो वो इससे डाइवर्ट होके वो इधर को चल पड़ी डेवलपमेंट उसकी, दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। 1 साल पे यहाँ पे है, 2 साल पे यहाँ पे है, 3 साल पे इधर है। जो जो एज बढ़ती जाती है ये ज्यादा दूर जाता है इससे, ये फासला बढ़ता रहेगा ना दोनों में, इधर आते आते इधर आ जाएगा। 7 साल पे वो इतना दूर हो गया नॉर्मल डेवलपमेंट से। विद मी? अर्ली इंटरवेंशन क्यों हम इतना फोकस करते हैं? अभी ज्यादा दूर नहीं गया, 3 साल से नीचे है, तो यहां से इसको वापस इधर लाना इज लेस डिस्टेंस। 7 साल में इट इज मोर, आदत पुख्ता हो जाती है, ये सारी चीजें उसकी 7 साल में स्ट्रेंथन हो गई, पैटर्न स्ट्रांग हो गए। अब उसको इधर लाना इज मोर चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट। छोटे बच्चे की इधर आने में चांसेस ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि अभी उसकी लर्निंग एज है, फाउंडेशन स्किल्स बन सकती है। फाइन।
ह्यूमन ब्रेन की एक और खासियत है कि उसमें जो चीज यहाँ मेमोरी में आ गई, मेमोराइज हो गई, वो पक्की बैठ जाती है, भूलती नहीं आपको, क्योंकि उसको ऑफ एंड ऑन एक्सपोजर मिल रहा होता है उसका, तो वो पक्की याद रहती है। लेकिन जिस चीज का एक्सपोजर नहीं मिलता वो अनलर्न हो जाती है। आपके बचपन का दोस्त जो आप जिसका घर का रास्ता आपको बड़ा अच्छा याद था, अब आपको नहीं याद है, उसका शायद नाम भी याद है, क्योंकि आप उससे अरसा हो गया नहीं मिले, शक्ल शायद कुछ याद नहीं, लेकिन उसके बदले में आपके ब्रेन में रिप्लेसमेंट में बहुत सारी चीजें हैं। स्कूल का रास्ता, ऑफिस का रास्ता, रिलेटिव का रास्ता, बाजार का रास्ता, वो रास्ते याद हो गए। वो वाला रास्ता जो आपको बहुत पक्का याद था, किसी से पूछना नहीं पड़ता था, वो भूल गए। कुछ चेंजेस आ गई, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, कुछ एक्सपोजर नहीं मिला, फेड होते होते अनलर्न हो गया। तो ह्यूमन ब्रेन से वो चीज भूल जाती है जो सवाल आपने मैट्रिक में बड़ा पक्का याद किया था, यहाँ कॉमा और यहाँ फुल स्टॉप है, ये भी आपको याद था, आज आपको याद नहीं है, कुछ पार्ट उसका शायद याद, बिकॉज उसका एक्सपोजर रुक गया। आपको ना आपने सुना, ना पढ़ा, ना देखा, उसके बदले में आपको इतनी ज्यादा चीजें और याद हैं इस वक्त। वो क्यों याद है? आपको रिप्लेसमेंट मिलती है उसकी, आपका सिस्टम लर्निंग का ठीक है, वो रिपीटेडली हुआ, वो इधर ब्रेन में मेमोरी में चला गया। तो अनलर्न करने के लिए आपको जो है उसको चीज को भुलाने के लिए एक्सपोजर रोकना पड़ता है और रिप्लेसमेंट देनी पड़ती है। विद मी? ये जो रिपीट होने से होता है, आप लोग मैक्सिमम साइकोलॉजिस्ट हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एको ले लिया बेसिकली होगा, जी जी। ब्रेन के अंदर इसका एक प्रोसेस है ना, ब्रेन में जो सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं वो सिनेप्सिस के थ्रू होते हैं। जिस सिनेप्सिस से बार बार सेम सिग्नल जाता रहे ना, तो वो फिर मेमोरी आपकी उससे स्ट्रॉन्ग होती है, और इसको कहते हैं साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी। ट्रांसमीटर स्पार्किंग हो रही होती है ब्रेन में, इतनी 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 एक एक इन्फॉर्मेशन पे एक चीज नजर आती है, उस पे इनिशिएट होगा फौरन, एक चीज सुनने को मिलती है, एक चीज टच करती है, फौरन वहां पे स्पार्क होगा ब्रेन में, और वो एक होगा। अब जो बार बार होगा, वो अंग्रेजी में जो डॉक्टर साहब ने बताया सिनेप्सिस वाला बात, दिस इज बैकग्राउंड में है। जो मैंने कहा मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक लेमैन लैंग्वेज में चीजों को देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ और एनालाइज करता हूँ, सो आई लर्न ऑल दिस थ्रू दैट। लेकिन बैकग्राउंड में ये नॉलेज आपके पास, दिस यू आर प्रोफेशनल एंड ऑफ द इट इज योर फील्ड, यू मस्ट नो दिस बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड हैपनिंग्स इन दैट। फाइन, इसमें किसी का कोई सवाल, किसी को ये चीज लर्निंग प्रोसेस समझ आ रही है? सर जो अब स्क्रीन में सर बच्चे का इंटरेस्ट ज़्यादा क्यों होता है बनिस्बत दूसरी चीज़ों के? देखिए उसने रिपीटेडली मैक्सिमम टाइम वो किया, तो उसमें लिंक हो गया ना, वो रिपीटेडली करने टॉयज दे दे ना, तो 5-6 दिन खेलेगा उसके बाद उसको वो टॉय दोबारा दें तो वो मतलब उसको वो पसंद नहीं करेगा। बट स्क्रीन में अगर हम राइम उसको लगा के दे रहे हैं तो वो बस बिकॉज ही इज रेपिटेटिव, उसमें रेपिटेटिवनेस उसमें आ गई ना जब, तो वो एक स्पेसिफिक पैटर्न को करता रहेगा। इसमें ये ना कि देखें, जो चीज़ उसने आपने क्लिक किया बटन को, उस पर वो चल पड़ी, वो उसने पहली दफ़ा सुनी, अगली दफ़ा की वो अनइंटरप्टेड चल रही है, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक उसने वो दोबारा डेफिनेटली उसको प्ले करना चाहता था, तो उसने दोबारा उसको क्लिक किया, वो दोबारा वही सेम रिपीट हो रही है, उसकी मर्ज़ी के टाइम पे हो रही है और विदाउट एनी इंटरप्शन हो रही है। उससे फिर उसमें ये जो रेपिटेटिव बिहेवियर्स हैं ये उससे डेवलप हो जाते हैं कि जो वो देखना चाह रहे हैं वो वही उसको मिल रहा है, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं है। इसी तरह जो इसमें स्पीच की डेवलपमेंट है, वो अनइंटेलिजेंट स्पीच की डेवलपमेंट हो रही है स्क्रीन के साथ, कि उसको सिर्फ वही टिपिकल चंद एक वर्ड्स या जो है वही उसको मिल रहे हैं, जबकि जब आप इंटरेक्ट करते हैं उसके साथ तो आप उसको कभी कोई लफ्ज़ बोलते हैं, कभी किसी तरह बोलते हैं, उससे उसकी स्पीच की डेवलपमेंट हियरिंग के साथ है ना, कि जो वो हियर करता है, लिसन करता है, वो ब्रेन में जाता है, वहीं से फिर वो उसकी स्पीच की डेवलपमेंट हो जाती है, फिर वो उसको इमिटेट करके उसको बोलना सीखता है। तो इसमें स्क्रीन की वजह से ये दो चीज़ें इस हिसाब से हो रही है, और वो फिर उसकी हैबिट बन जाती है कि आप एक वो है ना आपका कंफर्ट जोन,
आप उससे निकलना नहीं चाहते हैं। आप अपनों को भी देख लें ना, तो आपने जिस रास्ते से आप एक दफ़ा गए हुए हैं, आप उसी रास्ते पे बार बार उसी पे आ रहे हैं ना, क्योंकि वो आपका कंफर्ट जोन है। आपको उसमें इंटरप्शन नहीं है, आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें नहीं मिल रही। लेकिन जब बच्चा भी जब उस पर डेवलप हो जाएगा तो फिर वो उसमें उसके लिए ईज़ है, इसमें उसका दिमाग ज़्यादा लग रहा है, उसको सोचना पड़ता है, तो वो कहता है इसको छोड़ो, ये सीधा सीधा चल रहा है। इसलिए वो फिर उसका इंटरेस्ट उसमें स्क्रीन में ज़्यादा आ जाता है। उस स्पेसिफिक इंटरेस्ट बन जाते हैं उसके, इसमें इंटरेस्ट लेने हैं उधर। अब हम बुलाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, तो बड़ी अच्छी अट्रैक्टिव चीज़ होगी किसी के लिए, उसका इंटरेस्ट स्पेसिफिक है, वो उसमें नहीं आएगा। सर इस पे बहुत जैसे हमारे का क्वेश्चन है ना, इस पे बहुत सी रिसर्चेस भी हुई हैं। तो उन लोगों ने बताया है कि जो जैसे कोकोमेलन वगैरह के कार्टून्स हो गए ना, तो उन्होंने बताया है कि वो स्पेसिफिकली ऐसे म्यूजिक चूज करते हैं, ऐसे कलर्स चूज करते हैं जो बच्चों को जो अट्रैक्टिव हो, उस पर वो अटेंशन देते हैं। और समटाइम ऐसे होता है, कभी खुद भी एक्सपीरियंस करें, कोई भी कोकोमेलन का कोई भी कार्टून आप लगा के देख लें, वो इतना ज़्यादा वाकई उसकी राइम्स इस तरह होती हैं, वॉल्यूम उसका ऐसा होता है ना, एक स्पेसिफिक टोन रखी होती है। तो हम भी अक्सर कोई बच्चे बैठे होते हैं ना, देख रहे तो हमारी भी अटेंशन वहीं चली जाती है, नेचुरली होता है। तो अट्रैक्ट करता है। बेसिकली दिस इज एडिक्शन, ये एडिक्शन है। मैं इसको शायद ऐसे भी समझता हूँ, देखता हूँ, एवेलुएट करता हूँ कि जब से स्क्रीन का एक्सपोजर सोसाइटी में बढ़ा है, बच्चों से हट के ओवरऑल, उस वक्त से हमारे अपने अंदर भी टॉलरेंस कम हो गई है। बड़ों में फैमिली ब्रेकेजेस ज़्यादा हो रही हैं, सड़क पे लड़ाई ज़्यादा हो रही है, बड़ों की बात को हम सुनने के लिए विलिंग नहीं है, हम उनके आगे बोलने के लिए भी तैयार हैं। तो दिस ऑल अफेक्टिंग आवर सोशल बिहेवियर, सोशल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो टॉलरेंस ख़त्म हो गई है। आप देखिए एक फैमिली बाहर बैठी होती है, रेस्टोरेंट में खाने पे गई हुई है, 5-6 लोग बैठे हैं, हर कोई अपने अपने पाम पे रख के उसको लगा हुआ है, आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, खा क्या रहे हैं उधर से वो लगा हुआ है। फोकस हमारा स्टिमुलेशन वो जो है, जो देख रहे हैं उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो उस पर फोकस है, कंसंट्रेशन। जो खा रहे हैं उसका टेस्ट क्या है, वो हमारा ब्रेन को इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही है, जो फोकस कंसंट्रेशन इज नॉट देयर। तो अब यही वजह है कि ये बच्चे स्क्रीन के साथ जो खाना खाने में आदत बन जाती है। स्क्रीन लगी हो तो जो मर्जी खा लें, स्क्रीन बंद की हो तो खाना ही है, भागते हुए हाइपर एक्टिविटी करते हुए खाना खाना है, रेपिटेटिव पैटर्न बन गया, उसी तरह ही खाना है, बैठ के नहीं खाना। दिस आर द प्रॉब्लम्स जो शायद छोटे बच्चे के लिए हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एज रेंज के अंदर हम उसको प्लेस करते हुए कवर कर लेते हैं, छोटा है खैर है, बट इवेंचुअली इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। उनकी बात ठीक है कि उसमें बिकॉज जिसने उसको प्रोडक्ट किया ना, ही हैज टू सेल हिज प्रोडक्ट, ऑब्वियसली उसने तो उसको अट्रैक्टिव बनाना ही बनाना है। लेकिन अब वो उसके अट्रैक्टिव होना या वो इतना ज़्यादा हो गया कि बच्चा उससे बाहर नहीं देख रहा, वो उसी पे लॉक ऑन हो गया। वरना उसके अलावा बाकी चीज़ों पे जब वो जाता है तो वो उसको इरिटेट करना शुरू कर देती है। इस वजह से फिर उसके स्क्रीन की उसके चीज़ें ज़्यादा, These are the all adverse effects of screen जो किसी भी बच्चे पे या किसी भी बड़े पे भी हो सकते हैं। बड़े पर भी मैंने देखे हुए हैं, 10-12 साल के बच्चों पे भी हो जाते हैं, इससे बड़ों पे भी मैंने देखे हैं, हमारे अपने पर भी शायद काफ़ी सारे होंगे। तो दिस इज नेचुरल। सो अ बैलेंस्ड वे, इत्दाल, मज़हब भी हमारा कहता है बैलेंस में चीज़ों को लेके चलना इज गुड। एक बच्चा स्क्रीन को टाइम देता है, थोड़ा खेलता है, इंटरेक्शन करता है, ह्यूमन इंटरेक्शन भी होता है, टॉयज का इंटरेक्शन एनवायरनमेंट से भी मुख्तलिफ चीज़ों से होता है, उसकी डेवलपमेंट डिफरेंट होगी। एक एक्सेसिवली, और जो अगर आप हिस्ट्री देखें ना बच्चों की जो हमारे पास खासतौर पे आते हैं इन प्रॉब्लम्स के साथ, उनके पेरेंट्स बताते हैं वो घंटों यही काम करते थे और कुछ भी नहीं करते थे। तो इतना एक्सेसिव एक्सपोजर जब मिलता है, वो भी अर्ली पीरियड में, तो वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब कर देता है और वो इधर को चल पड़ता है। बाय द टाइम वी रियलाइज, उस वक्त तक इधर आना मुश्किल हो जाता है। उसको इतना बड़ा पीरियड मिस हो गया, उसकी परसेप्शन जो बननी थी, ऑडिटरी परसेप्शन, वो डे 1 से बननी थी, आगे 6 मंथ्स पे कुछ और हुई थी, 8 पे कुछ, 10 पे कुछ और बढ़ती रहनी थी ना। इनको आवाज़ देते रहते, इनको पता ही नहीं होता कि आवाज़ पे मैंने मुड़ के देखना है या पूछना है जी कौन क्या बात है, क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं डे 1 से उस चीज़ों को। वो परसेप्शन परसीव करना उनका वो पार्ट ही नहीं प्ले बना, उसका डेवलप हुआ। विजुअल परसेप्शन, ऑडिटरी परसेप्शन, दिस व्हाट हेल्प्स इन लर्निंग बेसिकली। फाइन। सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे एक बच्चा है, अगर वो कंटिन्यूसली फिजिटिंग कर रहा है या
क्लैपिंग कर रहा है तो उसका स्क्रीन से क्या लिंक हो सकता है? क्योंकि जैसे स्पीच का बताया था अभी कि बच्चा स्पीच क्यों डेवलप होती है कि वो राइम जितने सुनता है कि उसको आदी नहीं होता कि किससे बात कैसे करनी है, तो ये इस टाइप के बिहेवियर्स कैसे आते हैं? Repetitiveness. He doesn't have understanding right and wrong. कहीं पे ऐसे किया, कहीं पे ऐसे किया, रेपिटेशन उसको बार बार करती रहेगी और उस टाइम पे पैटर्न बन जाएगा। अब उसको अनलर्न करने के लिए उसकी अपॉर्चुनिटी रोकनी होगी और रिप्लेसमेंट देनी होगी, तब होना होगा, लेकिन आसान नहीं होगा, इतना मुश्किल है। फाइन, now we come to the next part, although we are running short of time, I'll try to cover it. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आपने अपने सिलेबस वगैरह में भी पढ़ा है, बहुत सारा नॉलेज आपको है। क्या होता है? सिम्टम्स, फीचर्स, डेवलपमेंटल इश्यूज होते हैं, नहीं आम बच्चे से मुख्तलिफ डेवलप कर रहा होता है, न्यूरोटिपिकल न्यूरो डेवलपमेंटल क्या उसके डेफिनेशन में इस तरह की बातें आपको होती हैं। मुझे दिखने में उसको इंटरेक्ट करने में एक ऑटिस्टिक बच्चा क्या होगा वो आप बताइए मुझे। हाइपर एक्टिविटी होगी, एंटी सोशल होगा, हाइपर एक्टिव होगा, फाइन। ये DSM-5 पर भी ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। आप वन बाय वन प्लीज। हाइपर सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक हो गया जी। बिहेवियर प्रॉब्लम, बिहेवियर प्रॉब्लम्स, फाइन। रेपिटेटिवनेस या रेपिटेटिव बिहेवियर्स, फाइन। चेंज टॉलरेट नहीं करना, रेपिटेटिवनेस में आगे टॉलरेट ना करने में बिहेवियर आ गया, और नॉन वर्बल, स्पीच इफेक्ट हो गई, एग्रेशन, बिहेवियर में आ गया, एग्रेसिव बिहेवियर, बिहेवियरल इश्यूज, डिले स्पीच, स्पीच में आ गया, सेंसरी सेंसरी इश्यूज आ गए, और जी रिलक्टेंस, बिहेवियर में आ गया, अटेंशन डेफिसिट, ठीक है जी, और ऑलमोस्ट कवर द रॉड है। कोई रह गया कुछ चीज ऑटिज्म की इसमें? इमोशन रेगुलेशन, इमोशन कॉग्निटिव स्किल्स कह दो उसको, अंडरस्टैंडिंग, कॉग्निटिव स्किल्स, वो इमोशंस में भी होगी, वो स्किल डेवलपमेंट कोई भी होगी उसमें भी होगी, तो कॉग्निशन उसकी इफेक्ट हो गई, सर फिक्स्ड इंटरेस्ट होते हैं तो रेपिटेटिवनेस में आ गया, सही। फाइन। सोशलाइजेशन आ गई जी, सोशल इश्यूज आ गए, सोशल इश्यूज में बहुत सारी चीजें आ गई, सोशल इश्यूज में सोशल कम्युनिकेशन भी आ गया, सोशल बिहेवियर भी आ गए, सोशल अंडरस्टैंडिंग भी आ गई, सोशलाइजेशन कंप्लीट। फाइन, ये फीचर्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं किसी भी ऑटिस्टिक बच्चे में, हमें ये मिलते हैं। DSM-5 उसको डिफरेंट कैटेगरीज में आगे एक्सप्लेन कर देता है। ADHD किसी को कह देता है, किसी को ADD कह देता है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, किसी को एस्पर्जर सिंड्रोम जो था जिसको बाद में भी सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर कह देता है। तो ये डिफरेंट नाम उसके उसी में आते हैं, लेकिन फीचर्स इसी तरह के इसमें आपको मिलते हैं DSM-5 में। आई फील के ये स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, तो ये सब में ही यही होते हैं, किसी में कम या ज्यादा हो सकता है। जिसमें हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी उसको हम ADHD कह देंगे, जिसमें हाइपर एक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं होगी उसको हम ADD कह देंगे, जिसमें सोशल कम्युनिकेशन सिर्फ प्रॉब्लम होगा और बाकी चीजें प्रॉब्लम नहीं होंगी उसको हम सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर कह देंगे। तो ये इस तरह से डिफरेंट लेवल उसके ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे आ जाते हैं, स्वेरिटी प्लस माइनस होने से। फाइन, डिटेल आपकी कॉग्निटिव स्किल्स अफेक्टेड, इधर स्क्रीन के इफेक्ट्स भी हमने पढ़े लर्निंग में, उधर ऑटिज्म के हमने लिखे। हाइपर एक्टिविटी, सोशल इश्यूज, और इधर भी सोशल इश्यूज, बिहेवियर इश्यूज, इधर भी बिहेवियर इश्यूज है, रेपिटेटिवनेस, इधर भी रेपिटेटिवनेस, स्पीच अफेक्टेड, इधर भी स्पीच अफेक्टेड है, सेंसरी इश्यूज, सेंसरी इम्बैलेंस इधर भी है,
अटेंशन डेफिसिट, स्पीच एंड कम्युनिकेशन भी इफेक्ट होता है, बार उसमें आ गया दोनों। और अटेंशन डेफिशिएंसी, तवज्जो नहीं देते, मखसूस हो जाती है रेपिटेटिवनेस की वजह से, स्पेसिफिक हो जाती है। ये भी ऑटिज्म है, ये भी ऑटिज्म है, या ये भी स्क्रीन के इफेक्ट है और ये भी स्क्रीन के इफेक्ट है, हियर आई गेट कंफ्यूज्ड। लगता है ये भी ऑटिज्म के फीचर्स सारे जो आपने बताए हैं वही है, उधर स्क्रीन के इफेक्ट सारे आपने मुझे लिखवा दिए, तो इजंट इट सेम? अब मैं इसको ऐसे सोचता हूं कि या ऑटिज्म का इससे कोई ताल्लुक है या इसका ऑटिज्म से कोई ताल्लुक है, क्या हो सकता है? सर इसका ऑटिज्म से ताल्लुक है ना? इसका ऑटिज्म से ताल्लुक है? नहीं सर, ये जो इससे ऑटिज्म का स्क्रीन का ऑटिज्म से ताल्लुक स्क्रीन का ऑटिज्म से ताल्लुक है, ठीक है, स्क्रीन का ऑटिज्म से ताल्लुक है, फाइन। जिसको ऑटिज्म नहीं है वो स्क्रीन देखे तो उसमें भी तो ये आ गया। देखिए, जिसको ऑटिज्म नहीं है वो स्क्रीन देखता है, उसमें भी ये सब कुछ आ गया जो ऑटिज्म में होता है। सेवेरिटी का लेवल मैं इसको कैसे समझता हूँ, मैं वो आपको शेयर करता हूँ। बुक्स क्या कहती है मुझे उसका नहीं पता, मैं कैसे समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ जिसको ऑटिज्म है अगर वो स्क्रीन देखेगा तो उसकी ये प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, एग्रीवेट होंगे, स्ट्रेंथन होंगे, वो और ज्यादा लर्निंग पैटर्न से दूर होता जाएगा अगर वो स्क्रीन देखेगा। ऑटिज्म जिसको है, जिसको ऑटिज्म नहीं है अगर वो स्क्रीन ज्यादा देखेगा तो उसमें ऑटिज्म के फीचर्स आ जाएंगे, बन जाएंगे, इस ये ऑटिज्म में चला जाएगा। अब जो इसके नाम मिलते हैं डिफरेंट, जो अब इसके नामों में जब मैं जाता हूं जो सुनने को मिलते हैं तो इसमें डिफरेंट नाम मिलते हैं। स्क्रीन इंड्यूस्ड ऑटिज्म भी मिलता है, वर्चुअल ऑटिज्म भी मिलता है, एक तो ये भी मिलते हैं ना एडीडी, एडीआईडी और सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, ये भी मिलते हैं। तो इसमें टाइप डिफर हो जाती है। ये नॉर्मल बच्चा है, वो ऑटिस्टिक है। ऑटिज्म एक अनटर्न्ड स्टोन है जो कि अभी तक रीजंस कॉजेज इसकी क्या है वो अभी तक नहीं पता है। एजम्पशन में बहुत कुछ है बट ये सामने नजर आती है। तो रिग्रेशन भी होता है इसमें, जो पहले नहीं था ऑटिज्म पे वो सडन ऑटिज्म के फीचर्स शो कर देता है बच्चा, दैट इज रिग्रेसिव, या ग्रेजुअल रिग्रेशन होता है। तो हियर इट इज अ बिट कॉम्प्लेक्स बट दे हैव लिंक विद ईच अदर। मैं इसको ये करता हूं कि इसको मैं वर्चुअल ऑटिज्म, स्क्रीन इंड्यूस्ड ऑटिज्म का नाम देता हूं, इसको मैं ऑटिज्म का नाम देता हूं, और इसमें फिर फर्दर कर देता हूं रिग्रेशन है, सडन रिएक्शन है, रिग्रेशन है, वो भी मिलता है हमें इसमें ऑटिज्म में। ये ग्रेजुअल रिग्रेशन होता है स्क्रीन इंड्यूस्ड में। ये आहिस्ता 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 ब्रेन उस तरफ जाता है। बोलना पहले अगर बोलता था तो आहिस्ता 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 कम होता है। हाइपर एक्टिविटी पहले कम थी, आहिस्ता 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 बढ़ती है। रेपिटेटिवनेस पहले कम थी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। इधर सडन बढ़ती है जो रिग्रेशन इसमें का होता है। दिस व्हाट आई ऑब्जर्व एंड एक्सपीरियंस। फाइन। अब जिस बच्चे में ये प्रॉब्लम्स हैं, वो ऑटिज्म में है या वैसे डिलेड लर्निंग में है, उसको सही हम कैसे ट्रीट करें लर्निंग एनहांस करने के लिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब हमें एक चीज को जब सही करना होता है, एक जख्म जो है, चोट है, उसके ऊपर पट्टी लगानी पड़ती है, मरहम लगानी पड़ती है, उसको एड्रेस करना पड़ता है। तो इनकी डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट कैसी होगी? हाइपर एक्टिविटी है तो उसको हाइपर एक्टिविटी पे काम करना पड़ेगा। अटेंशन डेफिशिएंसी है तो उसकी अटेंशन को एनहांस करना पड़ेगा। रेपिटेटिव है तो उसको रोकना पड़ेगा, रिपीट ना करने के देना पड़ेगा ताकि वो अनलर्न हो, और ये उसको स्टिमुलेट करना पड़ेगा ताकि वो रिपीटेडली हो और मेमोरी में जाए जो हम सिखाना चाह रहे हैं। उसको सुनने को देखने को देना होगा ताकि वो नेचुरल वे के अंदर स्टिमुलेशन मिले और वो उसका परसेप्शन बने उसकी चीजों की।
कॉन्सेप्ट्स बिल्ट हो उसके, वोकैबुलरी बिल्ट हो उसकी। इमिटेशन नहीं करता है तवज्जो ना देने की वजह से, उसके अटेंशन पे काम करके हम उसकी इमिटेशन स्किल को डेवलप करेंगे ताकि हम जो हम कह रहे हैं, जो हम सुना रहे हैं, उसको इमिटेट करें और डेवलपमेंट में आए। ये सारा प्रोसीजर जो मैं बता रहा हूँ टीचिंग का, इसके लिए फिर डिफरेंट टूल्स हम यूज करते हैं, प्रॉम्प्टिंग, फेडिंग, पॉइंटिंग, ये वो बेसिक टेक्निक्स हमारी होती है टीचिंग की, उसके जरिए हम ये उसको सिखाते हैं। छोटे बच्चे में चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, बड़े में एफर्ट ज्यादा हो जाती है, वो आगे से बिहेवियर उसका इतना होता है एग्रेशन वाला कि हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, मुश्किल होता है, बहुत सारी चीजें साथ साथ। तो ये इतनी सारी चीजों को हमने इकट्ठा एड्रेस करना होता है। ओनली देन वी कैन हेल्प द चाइल्ड टू कम बैक टू द एक्चुअल ट्रैक ऑफ लर्निंग। उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। दैट्स व्हाई इट वाज अ इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ अ थेरेपिस्ट जो मैंने कल कहा था, क्योंकि कंसिस्टेंटली लगातार आपको काम करना पड़ेगा। आपको पेशेंस होना चाहिए क्योंकि आपने उसकी हाइपर एक्टिविटी, बिहेवियर इश्यूज को बर्दाश्त करना। आप में कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि ये क्या है। वो जो ट्रेड्स हम कल बात कर रहे थे सारे, वो होने इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको इस तरह के बच्चों के साथ डील करना है, इन चीजों के साथ चलना है। अब आप उसको हेल्प कर सकते हैं टू लर्न एनी स्किल, आइदर इट इज स्पीच, इट्स बिहेवियर और इट्स एकेडमिक्स, व्हाटसोएवर द स्किल इज, नाउ यू कैन हेल्प द चाइल्ड टू लर्न बिकॉज यू हैव दोज ट्रेट्स एंड यू नो व्हाट द इशू इज। अब आप उसको जब हर एनवायरनमेंट में उसको आप एड्रेस करेंगे इन चीज़ों को, तो तब वो इम्प्रूव करेगा और अपना डिले ओवरकम करेगा जो उसका आ गया है इस रेस में। इट विल टेक ईयर्स। ह्यूमन ब्रेन से अनलर्न होना आपको मैंने बताया इट्स नॉट इजी। तो वो अनलर्न करने के लिए मुझे एक लगातार लंबे पीरियड तक एफर्ट करनी पड़ेगी। आई नीड दैट कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो उसको एंड दैट अंडरस्टैंडिंग आई शुड बी श्योर, हाँ मैं कर रहा हूँ तो ये होगा इंशाल्लाह। डायरेक्शन, एफर्ट मेरी ठीक होनी जरूरी है। वो ठीक है अगर, तो फिर मेरी एफर्ट से वो चीजें ट्रांसफॉर्म होगी, चेंज होगी। फाइन, वी एंड इट हियर विद नो क्वेश्चन बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिट। आपने बात पहले भी खड़ा किया था, बोले सर वो पूछना था, एक नॉर्मल बच्चे को ऑटिज्म तो ऐसा है जो मैनेजेबल है लेकिन क्यूरेबल, मतलब उसका बिल्कुल हम ठीक नहीं कर सकते, हम मैनेज करना सिखा सकते हैं बच्चे को। एक नॉर्मल बच्चे को होता है तो वो मतलब ठीक हो जाएगा या फिर उसका भी ऐसे ही होगा कि मैनेजेबल होगा, मतलब बिल्कुल ठीक हो जाएगा वो जैसे डिबेटेबल पॉइंट है आपका। गूगल करें, कितने लोग आपको मिलेंगे जो पहले ऑटिज्म पे थे, आज ऑटिज्म पे नहीं है। प्रोफेसर क्या नाम, ग्रैंडन समथिंग, क्या नाम है, सैम्पल ग्रैंडन, वो ऑटिस्टिक थी, डायग्नोज थी, आज नहीं है, प्रोफेसर है, पढ़ाती है। इतने सारे बच्चे हमारे एसटीएल के जो डायग्नोज ऑटिज्म के केस थे, आज वो नॉर्मल लाइफ में है। हारून सक्सेस स्टोरीज हमारे उस पे एसटीएल के यूट्यूब चैनल पे आप जाए, सक्सेस स्टोरी में देखें। राफे, इतने सारे लिमिटेड है, कम लोग बच्चों की लगी हुई है, जो इतने ज्यादा जो रिकॉर्ड पे नहीं है चीजें, वी नो देम पर्सनली, वो नॉर्मल लाइफ में। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रीटेबल है कि मैनेजेबल है? आई सपोर्ट दैट। मैंने देखा है, मैंने अपने पास भी देखा है, मैंने दुनिया में इतने सारे लोगों के पास इस चीज को देखा है जहाँ पे जो ऑटिस्टिक था और आज नहीं है, नॉर्मल लाइफ है। तो इसका मतलब है ये ट्रीटेबल है, एफर्ट आपको करनी होगी। कितना ट्रीटेबल है मे वेरी, एज मैंने कहा ज्यादा हो गई है, स्वेरिटी ज्यादा है, तो उतना कन्वर्जन उसका मुश्किल होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अगर एज अच्छी है, स्वेरिटी कम है, एफर्ट कंसिस्टेंट राइट डायरेक्शन में हो रही है, तो वो चेंज होना लाइटली है। फाइन। और दूसरा इसमें स्वेरिटी ऑफ दीज फीचर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई लीव इट टू यू कि आपने ये जो सारे फीचर्स हैं आपने इसको एनालाइज करना है, ये आप सब में है। ये आप सब में है जी। ऑटिज्म की कॉज क्या है? ब्रेन एबनॉर्मलिटी होती है ना, किस वजह से, उसमें क्या प्रॉब्लम क्या होती है? डॉक्टर साहब, फ्रंटल लोब, ठीक है, रिलेटेड विद थॉट्स,
उसमें जेनेटिक्स है, जेनेटिक प्रॉब्लम है। अब वो कितनी सिवियरिटी की है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना ठीक होगा कितना नहीं होगा। एग्जैक्ट कॉज अभी तक पूरी तरह वो मैप आउट नहीं हुई कि किस तरह है, लेकिन जेनेटिक है। तो जेनेटिक्स में जितना ज्यादा सीवियर उसकी एक्सप्रेशन होगी उतना वो सीवियर केस होगा, वर्स्ट साइड ऑफ स्पेक्ट्रम पे होगा और उतना ही मुश्किल होगा उसको ट्रीट करना या नॉर्मलाइज करना। उसको यू जस्ट टीच हिम और हर द स्किल्स टू लिव, कि जो आपने नॉर्मल डेली लिविंग में थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाए, अब उसमें आपकी सक्सेस उतनी है। लेकिन जिनमें जेनेटिक एक्सप्रेशन कम है वो हैं जो ट्रीटेबल है, उनको अगर आप ना ट्रीट करते, उनको आप ना ट्रैक पे लाते तो उन्होंने वर्स्ट साइड पे ही रहना था। लेकिन ये वो है जिनको आपने ट्रीट करके तो उसमें बेहतर भी करते हैं। अगर उनको आप ना इंटरवीन करते तो फिर उन्होंने उसी तरह रहना था। तो ये वो आप वाली जो बात है ना वो है। और दूसरा ये कि जो नॉर्मल है जिसमें वो जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है उसमें ये सिम्टम्स जो आ रहे हैं ये टेम्परेरी टाइप के हैं, लर्ट है ये तो उसकी वो होंगे ना कि उसने गलत चीजें सीख ली हुई है, उनको उसने दोबारा उनको रिवर्स करना उनमें आसान है। जो जिनमें जेनेटिक प्रॉब्लम थी उनमें से जिनमें कम सिवियरिटी है वो निकल आएंगे, जिनमें ज्यादा सिवियर है वो नहीं होगा। ये वाला आपके बस मेरे ख्याल में तो यही है। यू राइट डॉक्टर, ऐसे ही है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसको बढ़ाते हैं, इस चीज को समझे, वो उसके इन फीचर्स को एग्रेवेट कर देंगे अगर उसको ये वाली एनवायरनमेंट इस तरह की ज्यादा मिलेगी। दिस इज इम्पोर्टेंट। जंक फूड का भी, प्रोसेस फूड का भी इसमें लिंक होता है। हाइपर एक्टिविटी से प्रोसेस फूड में क्या क्या चीजें आती हैं, तो बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। बट आई बिलीव कि ये ट्रीटेबल है। जितना एफर्ट करते रहेंगे उतना ज्यादा बच्चा बेहतर होता है। जितना छोटी एज में करेंगे उतने चांसेस ज्यादा होंगे, जितनी सिवियरिटी कम होगी उतने चांसेस आएंगे। मैं तो इस पर फर्म बिलीव करता हूँ और मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है अपने साथ भी, बच्चों के, और बहुत सारे सराउंडिंग में दुनिया में लोग ऐसे हैं जो ऑटिज्म पे नहीं है, जो कि डायग्नोज केसेस थे। तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल टोटली गलत समझता हूँ कि ये एक डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट करती है चीज़ कि अगर मैं कहूँ कि ये ट्रीटेबल नहीं है। एग्जाम्पल है, मैंने तो नहीं कहा, सामने है हमारे। तो वी शुड रिमेन मोटिवेटेड, वी शुड बी इनकरेज टू पुट इन हार्ड वर्क। इन्होंने कहा ये आसान है, आसान नहीं है, मुश्किल है। जो जैकवाइट वाले भी है ये भी आसान नहीं है। आई हैव वर्कड विद देम, उनके कंपैरिजन में आसान है, बट दे नीड लॉट ऑफ एफर्ट एंड विद गुड अंडरस्टैंडिंग, ओनली देन वी कैन हेल्प देम। सो लेट्स होप बेस्ट। शिफा मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात है शिफा देने वाली, कादिर है, कहाँ से किसने भेजे। हमने सिर्फ अपना रोल प्ले करना है। हमारा रोल क्या है? टू पुट इन बेस्ट। हमारी इंटेंशन, हमारी नीयत वो क्या है? वो है टू हेल्प। तो उसके लिए हमें कोशिश करनी है, पूरी एफर्ट करनी है। तो अल्लाह ताला बड़ा रहमान है, वो इंसान से, अपनी मखलूक से और इंसानों से बहुत प्यार करता है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो वो हमें कभी मायूस नहीं करता। आई बिलीव इट। टेस्ट आजमाइश अप एंड डाउन चलती रहती है। दिस इज लाइफ। थैंक यू वेरी मच। आपने पढ़ा होगा